हमारा वैल्यू आता है 36 जैसा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेसन ऑन रियल नंबर्स। दिस इज चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम क्लास 10th CBSE सिलेबस। ओके, आज के इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की डिस्कस करने वाले हैं। इसमें 7 क्वेश्चंस हैं और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स बेस्ड हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पे। अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इन्हीं क्वेश्चंस के बाद के डिस्कशन के बाद भी वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस किया और उसको यूज करके जितने भी एप्लीकेशन क्वेश्चंस बनते हैं उनको डिस्कस किया। चलिए उसी को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यहाँ नंबर दिए हमको 5 और हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं कि फैक्टर्स कैसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले 2 से चेक किया हमने, आ गया 70, क्योंकि 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम है। ये बात हमेशा याद रखना, बहुत सारे एप्लीकेशन क्वेश्चंस में 2 के बारे में पूछा जाएगा, बिकॉज 2 इज अ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से हम इसको आगे बढ़ाते हैं बिकॉज ये बहुत ही आसान सवाल है और हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। सब बच्चे फैक्टराइजेशन को अच्छे से प्रैक्टिस कर ले, डिविजिबिलिटी रूल्स कर ले और फिर इसको लिखना कैसे है। 140 में 2 बार 2 आ रहा है, एक 5 और एक 7। आई होप ये क्लियर है। अब 156 के भी ऐसे ही हम जल्दी जल्दी फैक्टर्स बनाते हैं। 278, फिर 239, 39 में हमने 3 से डिवाइड किया, 13 आ गया, तो हमने उसकी भी फैक्टराइजेशन को फैक्टराइज्ड फॉर्मेट में लिख लिया। ठीक है, सो 156 इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ भी और नहीं करना है, सिर्फ हमें फैक्टर ट्री बनाना है और उसके हिसाब से उसकी फैक्टराइजेशन लिखनी है। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, तो हमने ये कर लिया। नाउ इस एग्जांपल में भी हम देखें तो अगर 5 से स्टार्ट किया, 1001, देन 7, देन 143, 11 एंड 13, सो वी गेट दिस प्राइम फैक्टराइजेशन। 7429 मुझे थोड़ा सा सोचने वाला एग्जांपल लग रहा है। क्यों? बिकॉज इसका सबसे पहला प्राइम फैक्टर हमें जाके मिलता है 17 पे। ओके, सो सारे रूल्स अगर आपने जल्दी से चेक किए हुए हैं, रिवाइज किए हुए हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर परेशानी हो भी तो घबराना नहीं, लगे रहना, कहीं ना कहीं जाके पहला प्राइम नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ हमें मिला 17 और फिर 17 के बाद हमने नेक्स्ट नंबर को चेक किया 19, तो वो भी उसका फैक्टर था। तो सिर्फ 17 आते ही हमारी लाइफ इजी हो जाती है। 17 के बाद वाला प्राइम हम चेक करेंगे 19 और उससे हमको मिल जा रहा है 23 विच इज अ प्राइम नंबर। तो इसकी फैक्टराइजेशन हो गई कंप्लीट एंड दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज ओनली अबाउट एक्सप्रेसिंग द गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, मेरा बहुत फेवरेट है ये। LCM into HCF is equal to product of 2 numbers। तो 2 नंबर्स हैं, बहुत आसान से नंबर्स हैं। हम इनका फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले बनाते हैं फैक्टर ट्री। 26 is 2 into 13 हमने लिख लिया। उसी तरीके से हमने दूसरा नंबर ले लिया 91 कैन बी रिटन एज 7 into 13। अब हमें इनका निकालना है HCF और LCM। तो HCF के लिए हमारा क्या रूल था? जो फैक्टर दोनों में प्रेजेंट है। तो यहां पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, दिस इज 13 एंड 13। सो 13 और 13 अगर हम लेके चले तो हमारे पास आ जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एज 13। ठीक है, तो हमारा HCF आ गया 13। और LCM के लिए क्या रूल था? सबके फैक्टर्स इंक्लूड होने चाहिए लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, सो हमने पहले देखा LCM के लिए 2 इंटू 13 इंटू 7, 2 इंटू 13 लिया तो 26 के फैक्टर्स आ गए। अब 91 की तरफ गए, 13 ऑलरेडी आ चुका था तो हमने 7 को ऐड कर दिया। इनको मल्टीप्लाई करके हमारा LCM आ गया 182। यहां तक तो हमने सीख लिया था। अब इसमें हमें एक चीज वेरीफाई करनी है, वो रिलेशनशिप। पहली गलती जो बच्चे यहाँ करते हैं, पहले ही इक्वल टू लिखकर स्टार्ट करते हैं। इसको इक्वल नहीं लिखना है, इसको हम रिलेशनशिप को लिखेंगे और दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। दोनों को मतलब LHS को अलग और RHS को अलग। डेफिनेटली ये आंसर करेक्ट ही आएगा, करेक्ट आना चाहिए, लेकिन गेस वर्क नहीं, क्योंकि अगर आपकी लेफ्ट साइड पे गलती हो गई
तो राइट साइड का आंसर आपने वही लिखा तो वो भी गलत हो जाएगा। रादर जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में वेरीफाई, तो ये एक बेनिफिट की तरह काम करते हैं। बिकॉज जब हम एक्चुअली मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं कि हमारा आंसर दोनों साइड्स पे सेम आ रहा है, तो हम श्योर हो जाते हैं कि हमारा आंसर ठीक है। तो जैसा हमने एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया 13 इंटू 182, तो हमको मिल गया 2366। और यही सेम नंबर हमें मिलता है जब हम 26 और 91 को मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये दोनों सही आ जाते हैं तो आप लिख सकते हो यस हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड। फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है, जल्दी से देखते हैं सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे। बिल्कुल सेम तरीका है, हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन एक नंबर का, फिर सेकंड नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिया। एचसीएफ के लिए एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं, एंड आई थिंक उसके बाद सब लोगों को अच्छे से आ जाना चाहिए कि एचसीएफ कैसे निकाला जाता है। एचसीएफ के लिए मैंने देखा 510 के पास एक 2 है, यहाँ भी 2 है, इसके पास 3 है, इसके पास नहीं। कोई और फैक्टर मुझे तो कॉमन दिखाई नहीं दे रहा है। 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, सिर्फ एक 2 है जो दोनों में कॉमन है, तो यानी कि इसका एचसीएफ हो गया हमारा 2। अब एचसीएफ 2 है, लेट्स चेक आउट फॉर द एलसीएम। एलसीएम के लिए हमने क्या रूल डिस्कस किया, सबके फैक्टर्स। सबके फैक्टर्स का मतलब है 2, 3, 5, 17 तो होने ही चाहिए, लेकिन इफ आई सी 92, तो 92 को 2 चाहिए 2 बार। तो जैसा आपने देखा यहाँ पे भी हमने उसको 2 बार इंक्लूड कर लिया, और 92 को एक 23 भी चाहिए, तो हमने यहाँ पर भी 23 इंक्लूड कर लिया। सो इन सब को मल्टीप्लाई करके हमको मिलता है 23,460। ठीक है, तो एलसीएम एचसीएफ हमने निकाल लिया। अब हमें सिर्फ करना है वेरीफाई। वेरीफाई हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, कैसे हमने पहले एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आएगा उसको आप रख लो। यहाँ आ रहा है 46920, और सेम आंसर आना चाहिए जब आप नंबर्स को मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसा हो रहा है तो बी श्योर कि आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालने में कोई गलती नहीं की है, एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर। बिल्कुल ऐसे ही हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। कैसे, फैक्टर ट्री बनाया, उसकी फैक्टराइजेशन को लिख लिया, दूसरे नंबर को बनाया, उसके फैक्टराइजेशन को लिख लिया, एचसीएफ में कॉमन फैक्टर्स इंक्लूड किए, एलसीएम में सारे फैक्टर्स इंक्लूड किए विदाउट रेपिटेशन, फिर हमने वो रिलेशनशिप लिया और उस रिलेशनशिप को हमने एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग सॉल्व करके इक्वल दिखा दिया, और इक्वल दिखाने के बाद ही हम कह सकते हैं यस वी हैव वेरीफाइड द रिजल्ट। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 सेम चीज है लेकिन बार बार आ रही है, तो मैं जल्दी जल्दी अपनी स्क्रीन पर फ्लैश करके आपको आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। 12, 15 और 21 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। अब जल्दी से हमने सीख लिया है कि फैक्टर ट्री कैसे बनाते हैं, तो मैं इसको एक्सप्लेन किए बिना 12 का फैक्टराइजेशन लिखा है 2 स्क्वायर इंटू 3, फिर मैंने 15 का लिख दिया 5 इंटू 3, और यहाँ पर आ गया 21 का जो है 3 इंटू 7। अब तीनों में जल्दी से सोचो कि क्या कॉमन फैक्टर्स हैं, देखते हैं। 2, 2, 2 नहीं, 15 के पास भी 2 नहीं है, 21 के पास भी 2 नहीं है, 2 नहीं ले सकते। 3, 3, 3, 3, yes, 3 is common between all the 3 numbers। तो हमने HCF ले लिया 3, और LCM के लिए क्या रूल था, तीनों के फैक्टर्स। तो पहले तो 12 को चाहिए 2 बार 2, ओके वो हमें लेना पड़ेगा, एक 3, एंड देन आगे चलते हैं, ऐसे ही हम चेक करते हैं। तो 2 बार हमने 2 ले लिया, एक बार हमने 3 ले लिया, तो 12 कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर हम 15 की तरफ जाएं उसको 5 भी चाहिए, और 21 की तरफ जाएं तो उसको 7 भी चाहिए। सब मल्टीप्लाई किया 420 हमारा आंसर आ गया। ये एक बहुत 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 इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। रादर दिस पार्ट 2 एंड पार्ट 3 आर 2 ऑफ माई फेवरेट्स इन दिस एंटायर एक्सरसाइज। ये क्वेश्चंस दोनों देखने में बहुत कॉमन है, बहुत यूजुअल से हैं, लेकिन इनमें बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स हैं। ध्यान से देखो, 17, 23 एंड 29। 17 is a prime number, 23 is a prime number, and 29 is also a prime number। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 और या फिर नंबर इटसेल्फ। सो 17 मैंने लिखा है, हालांकि इसका फैक्टर ट्री बनाना उतना रेलेवेंट नहीं है, बट क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, तो हमें करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही हमने 23 का लिखा और ऐसे ही हमने 29 का भी लिखा। तीनों में अगर आप देखो तो सिर्फ इनके 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो हमने तीनों का फैक्टराइजेशन लिख लिया। अब हमें निकालना है इनका एचसीएफ।
इन तीनों नंबर्स में HCF मतलब कॉमन फैक्टर, अगर आप कॉमन फैक्टर को देखो तो 1 1 एंड 1, सो इनका HCF क्या हुआ? All the three given numbers are prime numbers and they have only two factors, one in the number itself, और HCF होगा इनका 1, क्योंकि यही एक नंबर है जो तीनों की फैक्टराइजेशन में कॉमन है। रादर कैन आई से दैट कि अगर कोई भी प्राइम नंबर्स दिए हो तो उनका कोई कॉमन फैक्टर तो होगा ही नहीं, तो कॉमन फैक्टर होता है सिर्फ एक, वो है 1, ठीक है। और LCM, अच्छा ऐसे नंबर्स जिनका अपना कोई और फैक्टर ही नहीं है तो कॉमन फैक्टर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। ऐसे नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, ठीक है। को प्राइम नंबर्स मतलब जिनका HCF 1 है। अब LCM हम कैसे निकालेंगे? ऐसे नंबर्स का LCM होता क्या है? LCM में सबके फैक्टर्स लेने हैं, यानी कि तीनों के तीनों नंबर्स लेने हैं। सो 17 इंटू 23 इंटू 29, सो को प्राइम नंबर्स का HCF क्या होगा? 1। और LCM कैसे निकाला जाएगा? बाय मल्टीप्लाइंग ऑल द थ्री नंबर्स, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल था, और रादर थर्ड वाला इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आगे चलते हैं हम। थर्ड एग्जाम्पल 8 9 एंड 25, बड़े सिंपल से नंबर्स है। 8 इट्स नॉट अ प्राइम नंबर, 8 कैन बी रिटन एज 2 क्यूब, ठीक है, समझ आ गया। 9 इज डेफिनेटली नॉट अ प्राइम नंबर, इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर। ऐसे ही 25 को कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 5 स्क्वायर, ठीक है। ये तीनों की फैक्टराइजेशन हो गई। तो एक बात तो समझ आती है कि ऑल द थ्री गिवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। अब क्या कहते हो? कॉम्पोजिट होने के बावजूद तीनों के फैक्टर्स हैं, लेकिन आपस में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। 8 के फैक्टर्स हैं 2, 9 के 3, 25 के 5, तो फैक्टर्स तो हैं जिसकी वजह से ये कॉम्पोजिट नंबर्स हैं, लेकिन कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इस केस में भी इनका HCF क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हम लिख सकते हैं, 1। ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर्स, ठीक है। ये नंबर्स भी प्राइम नंबर्स ना होने के बावजूद आपस में कॉमन फैक्टर्स नहीं है, तो ये को प्राइम्स हैं, ठीक है। और को प्राइम नंबर्स नीड नॉट बी प्राइम, ये हमने इस थर्ड पार्ट में डिस्कस कर लिया। और इनका भी LCM कैसे निकाला जाएगा? हमने लास्ट एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। को प्राइम नंबर्स का HCF होता है 1 और LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स, जो हमने यहाँ निकाला है 1800। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब हम आगे चलते हैं। या आई लाइक द ट्रिक। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये सब लोग कर लेंगे। गिवन दैट HCF इज 9, फाइंड LCM। हमारे पास नंबर्स हैं, हमारे पास HCF है, LCM निकालने के लिए ये ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप हमने यूज कर लिया। इसमें हमने वैल्यू डाल दी HCF की और दोनों नंबर्स की। फिर से वही गलती नहीं करनी, कौन सी? 306 को 657 से मल्टीप्लाई करने की जल्दबाजी नहीं करनी। 9 को किसी भी एक नंबर से हम डिवाइड करते हैं। मैंने बोला किसी भी एक नंबर से, क्या दोनों से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं भाई, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब है राइट साइड पे जो दो नंबर्स हैं ये उनका HCF है। तो कायदे से ये दोनों ही नंबर्स में से जिसका मन करे आपको इससे आप डिवाइड कर देना। 9 हैज टू बी अ फैक्टर ऑफ द अदर टू नंबर्स, ठीक है। तो हमने उसको कैंसिल कर दिया, मैंने 657 से कैंसिल किया और आ गया 73। अब इस नंबर के लिए चाहो तो आप 300 प्लस 6 करो या जैसे मर्जी करो, बट LCM करेक्ट निकाल लेना, 22,338। ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन था। नाउ ये वो क्वेश्चन आ गया जिसके लिए मैंने कहा था सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स के टाइम पे कि ऐसा एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में जनरली आता है। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का, मेरा भी। Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. 6 to the power n में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो किसी एक की बात नहीं कर सकते कि देखो 6 स्क्वायर तो 36 होता है, 0 नहीं आ रहा है। इट कैन बी कि कोई और हो सकता है। तो क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर होगा जिसके लिए 6 to the power n 0 से एंड करेगा? हमने डिस्कस किया था उस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में। अगर मिस किया है तो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो इन डिटेल। इसको लिखा कैसे जाएगा? 6 रेज़ टू द पावर n का फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 6 को स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर n, तो हमें क्या मिल गया? 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n। यही तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब किसी भी नंबर को 0 से एंड होने के लिए 10 से डिविजिबल होना पड़ेगा। 10 से डिविजिबिलिटी का मतलब है
10 से डिविजिबिलिटी का मतलब है 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए. So if any number is to end with the digit 0, it must be divisible by 10 and hence its prime factorization must contain the prime factors 2 and 5. 6 के पास 2 तो है लेकिन क्या नहीं है? 6 के पास यहाँ पर 5 नहीं है. तो क्या ये 0 से एंड कर पाएगा? No. So cannot end with the digit 0 for any natural number n. ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आगे भी. ओके तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है, इसको ढंग से कर लेना. अब ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. 1 मार्क के लिए एमसीक्यू में या 2 मार्क के लिए बड़े आराम से आते हैं. इनको 2-2 लाइन में सॉल्व किया जा सकता है और गलती होने का चांस नहीं है. सिर्फ हमें इसका सही आंसर पता होना जरूरी है. अब क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and the other number are composite numbers. अब ये एक्सप्रेशन है 7 into 11 into 13 plus 13. प्लीज फॉर गॉड सेक इसको सॉल्व करना शुरू बिल्कुल नहीं करना है. ठीक है, तो फिर क्या करना है? कॉम्पोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ एक ही बात प्रूव करनी है कि जो भी ये नंबर है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, जो भी ये नंबर है इसका एक प्राइम फैक्टर है. किसी ने नहीं कहा आपसे कि इसका फैक्टर ट्री बनाओ, किसी ने नहीं कहा आपसे कि सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स को लिस्ट करो. तो हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. क्वेश्चन ने कहा है एक्सप्लेन व्हाई दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर, और मुझे डेफिनेशन के हिसाब से पता है कि अगर किसी नंबर को कॉम्पोजिट प्रूव करना है तो ये प्रूव करना है कि 1 और उस नंबर के अलावा भी उसका कोई एक प्राइम फैक्टर है. ट्रस्ट मी, कॉम्पोजिट प्रूफ करने के लिए एक फैक्टर भी काफी है. तो इसके लिए हम क्या देखते हैं? हम इसमें देखते हैं 7 into 11 into 13 is considered one number and plus 13 is a second number. So addition से हमने स्प्रेड किया और इन दोनों को देखा तो दोनों में 13 is common. इसमें एडिशन में 13 is common, तो हम 13 को कॉमन ले लेते हैं. 13 को हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बच गया 7 into 11 from the first and plus 1 from the second. अब ये 7 into 11 plus 1 वैसे तो 78 होता है. मैंने बड़ी इजीली सॉल्व कर लिया, लेकिन मुझे इसे सॉल्व नहीं करना है. क्यों करें हम इसको सॉल्व? जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो भी है 13 टाइम्स ऑफ सम नेचुरल नंबर m है. मुझे तो इसका एक प्राइम फैक्टर निकालना था. सो 13 टाइम्स ये जो भी हो, 13 तो मुझे मिल गया. सो क्लियरली 13 यहाँ पर इसका एक फैक्टर है, और 13 अगर एक फैक्टर मुझे मिल गया है तो इट इज इनफ टू से कि भाई ये कॉम्पोजिट नंबर होगा. ठीक है, ऐसे ही हम दूसरा पार्ट भी करते हैं इसका जल्दी से. दूसरे पार्ट को भी हम कॉपी कर लेते हैं. 7 into 6 into 5 into 4 into 3 to बाबा कितनी लंबी चेन है, लेकिन बड़ी लंबी चेन में बस एक एडिशन से सब्ट्रैक्ट इसको स्प्रेड आउट कर देते हैं. पहला वाला चेन एक तरफ, +5 दूसरी तरफ. इस प्लस को जरा ध्यान रखना कहाँ पर हमारी वो प्रोडक्ट्स की चेन ब्रेक हो रही है. ठीक है, अब इनमें अगर हम देखें तो 5 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है. सो दोनों में अगर 5 कॉमन है तो मुझे क्लियरली क्या करना है? स्मार्टली 5 को कॉमन लेना है. अब वहां तो मैंने 78 जल्दी से निकाल लिया. मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ये ब्रैकेट में क्या है मैं उसको सॉल्व करूं. हम इसको बड़े आराम से लिख सकते हैं. ओहो, ये तो एक छोटी सी गलती हो गई है भाई, टाइपो एरर हो गया यहाँ पर. डजंट मैटर, दिस इज नॉट 15m, दिस कैन बी रिटन एज 5 star m. 5 star m, ठीक है, क्योंकि 5 इसका फैक्टर था. तो 5 star m फॉर सम नेचुरल नंबर m. तो मुझे तो एक प्राइम फैक्टर ढूंढना था, वो मुझे मिल गया. कौन सा मिल गया प्राइम फैक्टर? 5. सो क्लियरली अब यहाँ पे भी देखो मैंने गलती से 15 ही लिखा हुआ है. चलो, आई होप बात समझ आनी चाहिए. सो क्लियरली 5 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर, तो देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी अ कॉम्पोजिट नंबर. ठीक है, समझ आ गया एग्जाम्पल? चलो, ये है लास्ट क्वेश्चन. एक एक लौता वर्ड प्रॉब्लम है, ध्यान से समझ लेते हैं. आगे भी बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स होंगे जब हम अपने PYQs करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बट ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है. देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड. ओके, तो हमने सर्कुलर पाथ ले लिया, स्पोर्ट्स फील्ड. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same.
दो लोग हैं हमारे पास, सोनिया और रवि, जो एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर दिया है, दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। ऐसा नहीं एक इधर जा रहा है एक उधर जा रहा है, दे गो इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, after how many minutes will they meet again at the starting point? बेटा दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस तरह के बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हमारे आने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप देखोगे। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 18 मिनट और 12 मिनट, तो सबसे पहले हम सोनिया का केस स्टडी करते हैं। अगर सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट पे चल रही है, अभी 0 मिनट्स टाइम है, तो वो एक राउंड के बाद उसको 18 मिनट लगेंगे वापस आने में। ठीक है, सेकेंड राउंड के बाद 36 मिनट्स में वो आएगी। ऐसे राउंड 3, राउंड 4, अब हम पूरा ऐसे तो नहीं निकाल सकते, बट ये मैं समझाने के लिए एक बार एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ। ठीक है, सोनिया का हमने बना लिया ऐसे ही। अब हम इसका ऐसे रवि का बनाते हैं। रवि लेता है 12 मिनट एक राउंड के लिए, तो आफ्टर फर्स्ट राउंड उसको कितने मिनट लगे? 12। अब आप देखोगे जब सोनिया ने कंप्लीट किया और जब रवि ने कंप्लीट किया, दोनों ने अलग अलग टाइम पे कंप्लीट किया, तो सोनिया कहीं और होगी और रवि कहीं, ये लोग वापस से नहीं मिल रहे हैं। उसके बाद राउंड 2 में रवि को वापस आने में लगे 24 मिनट्स, और लेकिन राउंड 3 में लगे उसको 36 मिनट्स। ठीक है, सो 36 मिनट्स का जो ड्यूरेशन है, यानी कि ये जो टाइम होगा, इस टाइम पे सोनिया ने 2 राउंड्स लगाए हैं, लेकिन रवि अपना थर्ड राउंड कंप्लीट करके स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंच गया। ठीक है, सो यानी कि ये दोनों 36 मिनट्स के बाद वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। अभी तो ये बहुत आसान सा प्रॉब्लम था, मैंने डायग्रामेटिकली दिखा दिया, लेकिन अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है विद सम कॉम्प्लिकेटेड नंबर्स, तो आई एम श्योर, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ कि आप ये डायग्राम्स बना के करोगे, बट इसको समझने के लिए ये देखना कि हमने एलसीएम निकाला है या एचसीएफ निकाला है। डेफिनेटली ये क्वेश्चन एलसीएम का है। वैसे भी जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, कितने टाइम के बाद ऐसा होने वाला है, कितनी देर के बाद वो दोबारा मिलेंगे, कितनी देर के बाद दोबारा बेल्स, ऐसे सारे केसेस में वी आर एक्चुअली डीलिंग विद द मल्टीपल्स। और सबसे पहले कब मिलेंगे, तो मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये केस एक सिंपल एलसीएम का है, तो हमें 18 और 12 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो हमारा वैल्यू आता है 36, जैसा कि हमने डायग्राम में भी देख लिया। तो यानी कि वो 36 मिनट्स के बाद दोबारा से वापस मिलेंगे। फाइनल स्टेटमेंट लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, इट्स अ वर्ड प्रॉब्लम। तो अपने आंसर को कंक्लूड करने के लिए आप लिखोगे आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, आई होप ये एक्सरसाइज समझ आ गई है, और इससे बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं आगे आने वाले वीडियोस में लेकर आ रही हूँ। बट तब तक के लिए लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट मॉड्यूल, जिसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से इरैशनल नंबर्स को इरैशनल प्रूव करना सीखेंगे। ठीक है, टिल देन गुड बाय।